वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और 10th पास वालों के लिए, जैसे कि स्टाइपेंड रेट यानी कैट 1, कैट 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा इसका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। 8 और 9 जुलाई, 8 और 9 जुलाई इसका एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो सभी स्टूडेंट आज का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बताया था इतना दिन से मैं पेपर बनाने में बिज़ी था। तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 1-2 पेपर और बाकी है, वो भी 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें मैंने 7 से 8 मॉडल पेपर बनाया हूँ। तो ये मॉडल पेपर एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, PDF का आकार में भी शेयर करूँगा और वीडियो में आप लोगों को समझाऊँगा। जस्ट आप लोग PDF पढ़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। PDF में आप लोग को जस्ट 50 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आप लोगों का टेस्ट में होने वाला 50 क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा टाइम रहेगा, जिसमें आप लोग का 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आप लोग का डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम में होता है ऐसे ही आप लोग के लिए मैं पेपर सेट किया हूँ। 20 मैथ का क्वेश्चन, 20 साइंस का क्वेश्चन और 10 जनरल अवेयरनेस का या बोल सकते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो आज का पेपर मैं बहुत ही अच्छा से सेट किया हूँ और आज का जो PDF है तो PDF मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। PDF में आप लोग को जस्ट 50 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब मैं डिस्कस करूँगा 50 से एटलीस्ट आप लोगों का 100 या 150 क्वेश्चन बन जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो इतना दिन से मैंने अपडेट दे रहा था और भी आप लोग को बोल रहा था कि मैंने पेपर बनाने में बिजी था, तो इसीलिए आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम होने से पहले मैं बहुत ही अच्छा से इस पेपर को सेट किया हूँ। तो बिना किसी लेट करके मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें आप लोग का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पेपर बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने सेट किया हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हिंदी में भी मैं टाइप किया हूँ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का मीनिंग, वेग की इकाई क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। उससे पहले आप लोग को जानना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इधर से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है। डिस्टेंस मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है, जो प्राथमिक स्थान से अंतिम स्थान होता है उसका बीच में जो एक्चुअल लेंथ होता है, टोटल जो लेंथ होता है उसको बोलता है डिस्टेंस, ठीक है। मैं आप लोग को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचे ऐसा एक रास्ता है, इधर तक ये 5 किलोमीटर, इधर फिर इधर भी 5 किलोमीटर, फिर इधर 5 किलोमीटर, फिर इधर 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मतलब क्या है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब जो इनिशियल पोजीशन इधर से इधर तक का बीच में जो एक्चुअल लेंथ है, तो टोटल कितना लेंथ है 5 + 5 + 5 + 5, टोटल कितना 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ होता है, एक्चुअल जो लेंथ होता है, इसको बोलता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट का बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, उसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। मैं आप लोग को नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग याद रखना। एक सोचो, एक ऐसा इधर 5 किलोमीटर गया है, इसके बाद इधर सोचो इधर 3 किलोमीटर गया है, इधर 4 किलोमीटर गया है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं एक्चुअल लेंथ कितना कवर हो रहा है, 3 + 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये जो 2 पॉइंट है इसका बीच में जो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर ABC ट्राइंगल होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC हो जाएगा, इधर से इधर तक हो जाएगा, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस या अतिभुज बोलते हैं। अगर डिस्टेंस बोलता तब हो जाता है BC + AB हो जाता, ठीक है। नॉर्मली आप लोग ये जो डिस्टेंस के बताए हूँ तो आप देख सकते हैं इधर डिस्टेंस टोटल कितना हो रहा था, 5 करके ऐड किया था। डिस्प्लेसमेंट होता तो कितना होता, इधर से इधर जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है इसको बोलता है। सोचिए इधर से इधर टोटल 15 है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है उसका बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों समझ में आ गया है। तो इसका बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा स्पीड क्या होता है।
तो स्पीड होता है, आप लोग को मैं बताता हूँ, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स प्लेस इज कॉल्ड एज स्पीड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सोचो, ओके, तो ये जिस रेट में एक जगह से दूसरा जगह में जा रहा है, सोचो एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर से इधर तक आ गया, कितना सेकंड में आया है, 5 सेकंड में आया है। तो इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हो सोचो 20 मीटर होता है, ठीक है। तो अब लोग को मैं बताता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर पोजीशन था, इसका बाद 5 सेकंड बाद कहाँ आया है, 20 मीटर दूर आया है। मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता, ठीक है। तो डिस्टेंस इधर क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है, टोटल 20, और कितना टाइम में किया, 5 सेकेंड में किया है। तो आप लोग को मैं डेफिनेशन क्या बताया हूँ, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स प्लेस, जिस दर पर कोई भी वस्तु उसका पोजीशन को या प्लेस को चेंज करता है, उसको बोलता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं स्पीड बटा मतलब इधर था, इसका बाद 20 मीटर वो कितना सेकेंड में आया है, 5 सेकेंड में आया है। तो डिस्टेंस बटा टाइम क्या जाएगा, 20/5, तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड भी होता है, और उसको आप लोग किलोमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर जगह में इसका जो रहता है यूनिट मीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी जब भी होगा तो उसका एक डायरेक्शन रहता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। अगर जाएगा 40 मीटर, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ में गए, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूँ, द रेट ऑफ स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो स्पीड का जैसा ये सेम टू सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक निर्दिष्ट दूरी मतलब एक निर्दिष्ट डायरेक्शन पर होता है, डेफिनेट डायरेक्शन पर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, या आप लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन ए डेफिनेट डायरेक्शन बटा टाइम। तो पूरा फैक्ट क्लियर हो गया है। इसका बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन में लेके जाता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो पूरा चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ। अब देख सकते, बोला था व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेग का इकाई क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। जहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन में रहेगा तब किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब मीटर पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इसका बाद बोला है, आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज, समय के साथ वेग की परिवर्तन की दौर को डैश रूप में जाना जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी में चेंज होता है। सोचो हम लोग अगर नॉर्मली बात करते हैं, जब हम लोग कोई भी बाइक चलाते हैं, सोचो बाइक नॉर्मल स्थिर अवस्था में है, ठीक है, तब उसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद जब बाइक को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ते हैं, वेलोसिटी बढ़ के सोचो 40 मीटर पर सेकेंड हुआ है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। जब भी रेट बोलेगा मतलब उसको हम लोग टी से, टाइम से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोग मैथ करते हैं स्पीड वेलोसिटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। ए इज इक्वल टू मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया है। तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है,
तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी कोई भी बाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब वो स्थिर अवस्था में रहता है, स्टार्ट करने के बाद उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता है। जब 40 मीटर पर सेकेंड होता है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। सोचो कोई भी एक बाइक चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड में, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। तो चलते चलते जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, उसका बाद उसका धीरे धीरे क्या करता है, वेलोसिटी घटता है। सोचो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। कितना टाइम में हुआ? सोचो 5 सेकेंड में हुआ है। तो सोचो कोई भी एक बाइक जा रहा था जिसका इनिशियल स्पीड था u था 40 मीटर पर सेकेंड, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका वेलोसिटी घट गया है। तो जब भी वेलोसिटी घट गया मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल होता है कैपिटल V माइनस u बटा t। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था? 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 40 बटा टाइम कितना सेकेंड में हुआ? 5 सेकेंड में हुआ। तो -20 बटा 5 इक्वल हो जाएगा -4। तो नेगेटिव में एक्सीलरेशन आ रहा है ना, -4 आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है? जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं बाइक में, तब रिटार्डेशन होता है। मतलब क्या है? जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाता, इसीलिए वो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट आप लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस कैपिटल U बटा t। तो वेलोसिटी चेंज बटा टाइम। तो वेलोसिटी का आप लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसका बाद टाइम का तो नीचे तो और 1 सेकेंड होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछेगा तब हो जाएगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा चीज समझ में आ गया ना? तो अभी देखते हैं मेन क्वेश्चन में क्या पूछा था। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको एक्सीलरेशन बोलता है। ठीक है। तो इसका बाद आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है। फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड रहता है मतलब क्या, मान रहता है, मतलब उसका कोई भी वैल्यू रहता है। सोचो 5, 7 ऐसे वैल्यू होता है ना, तो वैल्यू रहता है लेकिन उसका कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा नहीं इंडिकेट किया जाता, उसको वो आता है स्केलर क्वांटिटी का अंदर। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मान और दिख दोनों रहता है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट में आप लोग लिख लेना, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट में आता है लेंथ, मास, टाइम, एरिया, स्पीड, वर्क, पावर, प्रेशर, चार्ज, वॉल्यूम। ठीक है। तो टोटल चीज आता है स्केलर क्वांटिटी का अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में पूछे जाता है एक टोटल 4 ऑप्शन दे देते, इसका बाद पूछे जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, इसका बाद पूछे जाता है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है। तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले याद रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बहुत ही मतलब क्या है सोचने का बात है कि इतना नॉर्मल चीज़ आप लोग को याद नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, मतलब उसका एक डायरेक्शन रहता है। वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, या आप लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डेफिनेट डायरेक्शन बटा टाइम। ओके। इसके बाद फोर्स, वेट, टोन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कुछ आता है वेक्टर क्वांटिटी का अंदर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी का अंदर नहीं आता है, तो स्पीड होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड वेक्टर क्वांटिटी का अंदर नहीं आता, सदिश राशि का अंदर नहीं आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन स्पेसशिप इज ड्यू टू, स्पेसशिप में अनुभव की गई भारहीनता का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जब नहीं रहेगा
तब हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग का कोई भार ही नहीं है, हम लोग को भारहीनता लगेगा, मतलब हम लोग का कोई भार अनुभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं भार का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वेट हीनता लगेगा, मतलब हम लोग का भार नहीं लगेगा, ऐसा हम लोग फील करेंगे। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए ग्रेविटी क्या होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटी। और आप लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुल्स ए बॉडी या ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर। ग्रेविटी होता है एक फोर्स, पृथ्वी का एक फोर्स होता है जिस फोर्स का कारण कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु का अपना केंद्रों की तरफ खींचता है। तो पृथ्वी का एक फोर्स होता है जिसको ग्रेविटी बोलता है, जिसका द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को पृथ्वी अपना केंद्रों का तरफ खींचता है। ठीक है, इसको बोलता है ग्रेविटी। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, आप लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर खड़ा है और एक कोई भी बॉल को अगर हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो बॉल बहुत जल्दी ऊपर से नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है, एप्पल क्यों, जो एप्पल होता है एप्पल क्यों नीचे गिरता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी होने के कारण वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं ऊपर में कोई भी चीज अगर इसका जो एक्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर सोचो स्थिर अवस्था में कोई भी चीज अगर बॉल है तो बॉल अगर स्थिर अवस्था में मतलब इसका जो प्राइमरी वेलोसिटी या प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है, उसका बाद उधर से अगर हम लोग छोड़ देंगे तो उसका जल्दी वो नीचे आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बढ़ जाता है। सोच लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी में चेंज कब होता है, जब उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज बटा टाइम, मतलब टाइम का साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज होता है उसको एक्सीलरेशन बोलता है। तो ऊपर में कोई भी एक सोचो एक छाद से अगर हम लोग बॉल को रखें तो बॉल का जो प्राइमरी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद अगर उधर से बॉल को छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। v इजिकल टू सोचो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो तब क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कैपिटल V माइनस कैपिटल U बटा T। तो 20 माइनस 0 बटा सोचो 5 सेकेंड में आया तो 4 एक्सीलरेशन होता है 4 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों होता है, ये जो पृथ्वी का जो फोर्स होता है, फोर्स का वजह से कोई भी वस्तु या बॉडी को नीचे खींचता है या अपना सेंटर का तरफ खींचता है। तो एक्चुअली इसको बोलता है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसका वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। एक्चुअली मैं आप लोग को फिर से और एक बार बता देता हूँ, मैं टोटल चीज क्लियर करने के लिए क्लास ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे भी मैं आप लोग का सेट प्रोवाइड कर दूंगा। देखो नॉर्मली अगर कोई भी एक बॉल को ऊपर रखेंगे तो उसका तो वेलोसिटी तो u तो 0 रहा है ना, उसका बाद ग्रेविटी का वजह से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इसको बोल रहा है जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब क्या, उसको एक्सीलरेशन बोल रहा है। तो एक्सीलरेशन जो उत्पन्न हो रहा है किसका वजह से हो रहा है, पृथ्वी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वजह से हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी एनएफसी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को एक पृथ्वी सोचो, पृथ्वी का सरफेस में जी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। ओके, ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। सोचो एक चीज आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये होता है पोल, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। ठीक है, और ये होता है इक्वेटर, इक्वेटर होता है। क्वेश्चन में पूछे जाता है जो जी होता है, स्मॉल जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो पोल्स में सबसे ज्यादा जी का वैल्यू होता है, जी का मैक्सिमम मान होता है पोल्स में। ठीक है, अगर मिनिमम मान पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब इक्वेटर में होता है। ओके, क्वेश्चन पूछे जाता है जब इक्वेटर से
पोल का तरफ बढ़ेंगे तब जी का वैल्यू में क्या होता है, जी का वैल्यू बढ़ते जाएगा क्योंकि इक्वेटर में कम होता है। उसके बाद जब भी ये पोल का तरफ जाएगा जी का वैल्यू मैक्सिमम होते जाएगा। और अगर क्वेश्चन में पूछेगा पोल से अगर इक्वेटर का तरफ आ रहा है तो जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, घटेगा मतलब डिक्रीज हो रहा है। ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आप देख सकते हैं, किलो वाट इज ए यूनिट टू मेजर, किलो वाट डैश मापने का एक इकाई है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए, किलो को आप लोग छोड़ दीजिए, वाट किसका यूनिट होता है। जो भी स्टूडेंट मेरा साइंस का रेगुलर क्लासेस देखे हैं, क्योंकि इससे पहले भी 5 मैंने क्लास प्रोवाइड किया था प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, वो भी क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली वाट यूनिट होता है पावर का, ठीक है। पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड। रेट जब भी बोलेगा मतलब क्या, वर्क बटा टाइम। जब भी रेट बोलेगा मतलब टाइम से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक टाइम में हम लोग कितना वर्क डन किए उसको बोलते हैं पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। आप लोग का बहुत ही इजी क्वेश्चन एनएफसी में पूछे जाएगा। इस टाइप का क्लासेस अगर आप लोग 4-5 दिन करके जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट का साथ, आप लोगों का क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, या आप लोग बोल सकते हैं वर्क बटा टाइम। ओके, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बटा आप लोग टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली वाट भी बोल सकते हैं। वाट अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग को क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, जूल बटा सेकेंड भी आप लोग बोल सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड भी आप लोग बोल सकते हैं। तो टोटल 3 यूनिट अगर ऐसे घुमा के देते हैं तो पावर के यूनिट वाट भी होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होता है। ओके, तो इधर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के अगर पूछे जाएगा, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर, पावर का एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अगर बोलता है प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है एचपी, हॉर्स पावर होता है, ठीक है। तो हॉर्स पावर का वैल्यू पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर मेट्रिक में क्या होता है, 735.5 वाट होता है, 735.5 होता है। ओके, इसको ए मेट्रिक में होता है। और अगर ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड में आप लोग को बोला ना, ए भी यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड में पूछता तब क्या हो जाता, 70 केजी मीटर पर सेकेंड। ये टोटल चीज मेट्रिक में हो रहा है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर मेट्रिक में क्या होता है 735.5 वाट, और 1 हॉर्स पावर मेट्रिक में होता है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका बाद 1 हॉर्स पावर अगर ब्रिटिश में पूछता तब हो जाता 746 वाट हो जाता। अगर फुट पाउंड पर सेकेंड में पूछता तब हो जाता 550 फुट पाउंड पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गया ब्रिटिश में। टोटल चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर। किलोवाट एक यूनिट होता है जिसका मदद से हम लोग कौन सा चीज को मेजर कर सकते हैं। तो वाट तो होता है मेन चीज, किलो, हेक्टा वाट, डेका वाट, ये तो अलग अलग हो सकते हैं, इसका कोई बात नहीं है। तो आप लोग को जानना चाहिए 1 किलो वाट इज इक्वल टू कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ओके, ये तो चीज आप लोगों को कन्वर्सन तो आता है। तो पावर का यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आप देख सकते हैं, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। प्लांक्स निर्णायक का इकाई क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल डॉट सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। न्यूटन का प्रथम नियम को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोल सकते हैं, GALLIO। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या आप लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बोला था। 3 लॉ आप लोग को जानना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में यही बोला था, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अगर स्थिर अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, तो रेस्ट अवस्था में
रहेगा जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स ना देते हैं। तो ये अगर कोई भी सोचे एक ऑब्जेक्ट है तो ये रेस्ट में अगर रहेगा तो मतलब सब हर टाइम वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे तभी वो रेस्ट से मोशन होगा। ओके, यही बोला था। और उसको अगर हम लोग दूसरा और एक बोला था कि कोई भी अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु जा रहा है, कोई भी वस्तु जा रहा है, सोचो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे रहे, तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। जब भी हम लोग बाहर से फोर्स देते हैं तब क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन से धीरे धीरे वो स्टॉप होते जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ में यही बोला था, कोई भी स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगा या कोई भी जो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे रहे तब तक उसका अवस्था में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगा और मोशन में चल रहा है वो वस्तु मोशन में रहेगा। लेकिन हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स दे देंगे तब मोशन स्टॉप हो सकता है, स्थिर हो सकता और स्थिर वस्तु मोशन भी हो सकता। समझ में आ गया है ना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन में बोला है डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स डैश। तो फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन का कौन सा लॉ से डिस्कवर किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का सेकेंड लॉ से, सेकेंड नियम से हम लोग फोर्स का डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स। मतलब क्या है, मैं आप लोग को धीरे से समझा देता हूँ। एक्चुअली जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई भी एक वस्तु सोचो, उसका मास है m और उसका वेलोसिटी है सोचो u। ठीक है, तो जब भी u होता है उसका बाद क्या होता है रेट, मतलब क्या होता है t। कोई भी सेकेंड में सोचो 2 सेकेंड में क्या हुआ, उसका वेलोसिटी में चेंजेस आ गया। m तो कभी चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वो चांद में भी जाएगा तो मास सेम रहेगा, तो मास तो सेम रहेगा और उसका वेलोसिटी है सोचो v हो गया। तो u पहले क्या था, u सोचो पहले 10 था और v अभी 20 हो गया, और m सोचो 5 था, वो तो 5 ही रह गया। तो एक्चुअली न्यूटन का सेकेंड लॉ में यही बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स का साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है, आप लोग को जानना चाहिए मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो पहले मोमेंटम क्या था, आप देख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी मतलब 5 इंटू 10, तो कितना हो रहा है 50 हो रहा है। उसका बाद फाइनल मोमेंटम कितना हो रहा है, 5 इंटू 20 100 हो रहा है। ओके, कितना सेकेंड में हो रहा है, 2 सेकेंड में हो रहा है। मतलब क्या है, मोमेंटम में चेंज को बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब होता है एम वी माइनस एम यू बटा टी इजिकल टू क्या होता है, वो किसका साथ समान होता है, वो बोला है मोमेंट, इसको बोलते हैं फोर्स का साथ समान होता है। तो कैसे फोर्स का साथ समान होता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो ये तो फोर्स है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। टोटल चीज़ को मैं इरेज नहीं करूँगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ। एक्चुअली मोमेंटम का चेंज क्या होता है, पहले तो एम यू था, उसका बाद 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, मोमेंटम एम भी हो गया। तो एम भी माइनस एम यू बटा टी, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। इस ए इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका बाद अगर आप लोग एम को कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल भी माइनस स्मॉल या कैपिटल यू बटा टी हो जाएगा इजिकल टू एफ, या प्रोपोर्शनल टू एफ आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, v माइनस यू बटा टी इजिकल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ए इजिकल टू होता है v माइनस यू बटा टी, तो m इंटू ए प्रोपोर्शनल टू एफ। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग भी जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आप लोग को मैं क्या बताया था, न्यूटन का सेकेंड लॉ में यही बताया है जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का साथ समान होता है। आप देख सकते हैं अगर कोई भी एक ऐसा वस्तु है, मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, कोई भी एक वस्तु है जिसका मास m है और u सोचो उसका प्रारंभिक वेग है, उसका बाद जब इसको हम लोग फोर्स दे रहे हैं, सोचो इस डायरेक्शन से फोर्स दे रहे हैं, उसका बाद फोर्स जब भी देंगे तब क्या होता है, मैं आप लोग को न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्लियर कर दिया हूँ।
ये अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में चलता तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। लेकिन ये सोचिए एक स्थिर वस्तु था, उसको फोर्स दिया तो क्या होगा, वो मूव होना स्टार्ट होगा, उसका वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। मास तो कभी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी 20 हो रहा है और पहले सोचो 10 था। ओके, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो फोर्स मैं इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ में यही बोला है, फोर्स जो हम लोग दे रहे हैं वो फोर्स किसका साथ समान होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसका साथ समान होता है। और वस्तु कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप लोग देख रहे हैं एक वस्तु था, उसका जो मोमेंटम था उससे अगर हम लोग फोर्स देते हैं तो वो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा और उसका पोजीशन में भी चेंज हो जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं तो उसका जो चेंजेस हो रहा है पोजीशन में इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़, लेकिन जो क्लास को ध्यान से देखेगा वो सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। जो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ढूंढेगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन अड़ाते रहेगा, उसको कभी भी ये चीज़ न्यूटन का 3 लॉ कभी भी समझ में नहीं आएगा। पहला लॉ मैं आप लोग का फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्लियरेशन आप लोगों को इतना क्लियरफाई करके आप लोग को कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में यही बोला था कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगा, और कोई भी वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। अगर हम लोग जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स ना देते तब उसका अवस्था में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वो अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर फोर्स देते तब उसका अवस्था में चेंज होगा। और जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, जब हम लोग उसको फोर्स देंगे तब उसका वो जो मोशन में चल रहा है उसको स्टॉप हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है ये पुश और पुल व्हिच प्रोड्यूस्ड, या आप बोल सकते हैं टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। फोर्स मतलब क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ऐसे फोर्स दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना तरफ खींच सकते हैं, मतलब प्रेस कर सकते हैं, मतलब पुश मतलब दबा सकते हैं या हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्स। तो इधर से अगर हम लोग फोर्स देंगे मतलब क्या, उसको पुश कर रहे हैं तो इसका बाद फोर्स देने के बाद इधर तो आएगा है ना। अगर हम लोग इसको खींचेंगे, इधर से अगर खींचेंगे तो इधर फिर इधर तक आएगा। तो फोर्स होता है आप बोल सकते हैं पुश या पुल, जिसका वजह से क्या होता है, कोई भी एक वस्तु एक जगह से दूसरा जगह में जाता है। या आप लोग बोल सकते हैं फोर्स का वजह से, ये जो पुश और पुल का वजह से कोई भी एक वस्तु मोशन से स्टॉप हो सकता है, या कोई भी एक स्टॉप वस्तु या रेस्ट वस्तु से कोई भी एक स्थिर वस्तु से मोशन में आ सकता है। सोचो कोई भी एक वस्तु स्थिर है तो फोर्स का दे के जब हम लोग मतलब खींचेंगे जब भी है तो स्थिर था, तब वह क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। किसका वजह से हो रहा है, फोर्स का वजह से। सोचो एक वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, उसको अगर हम लोग सोचो हम लोग पुल करते, अगर खींचेंगे कोई भी एक वस्तु इधर से सोचो जा रहा है, इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो फोर्स देकर अगर पुश कर मतलब पुल करेंगे तो जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था वो वस्तु स्थिर हो जाएगा। तो फोर्स होता है पुश और पुल, जिसका वजह से हम लोग कोई भी स्थिर वस्तु को मोशन में ला सकते हैं, या कोई भी मोशन वस्तु को हम लोग स्थिर अवस्था में मतलब स्थिर अवस्था कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए पूरा कॉन्सेप्ट। और इसका बाद जो थर्ड लॉ का क्वेश्चन आएगा, मैं थर्ड लॉ भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो पूरा चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा वेट करिए, रुकिए। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो फोर्स का जो डेफिनेशन आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ फोर्स समानुपाती क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम वी बटा एम यू माइनस टी। तो एम और वी माइनस यू बटा टी, तो ये तो होता है, ये होता है, और एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स होता है। तो इसका तो समान हो रहा है। तो फोर्स का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, वो कहाँ से आया था, न्यूटन का सेकेंड लॉ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आप देख सकते हैं, लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ, पोकर्स बॉर्स किसका माप है, तो स्टेलर डिस्टेंस का माप होता है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर का क्वेश्चन पूछे जाता है। लाइट ईयर का मतलब हम लोग क्या कर सकते, कोई भी डिस्टेंस होता है, स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग जो स्टार या बोल सकते गैलेक्सी होता है उसका डिस्टेंस को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है,
तो लाइट ईयर हम लोग डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं और लाइट ईयर का वैल्यू पूछा जाता है। 1 लाइट ईयर इजिकल टू क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 लाइट ईयर इजिकल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होता है। और सबसे बोलता है दूरी मापने का सबसे लंबा या सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, पार्सेक होता है। ओके, डिस्टेंस मेजरमेंट करने का सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। तो 1 पार्सेक इजिकल टू कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। एक लाइट ईयर मतलब कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक इजिकल टू होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। ओके, पार्सेक क्या होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी। जो स्टार्स, तारा और गैलेक्सी जो होता है, नक्षत्र मंडल जो होता है, उसका डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है पार्सेक। और सेम टू सेम लाइट ईयर भी होता है, स्टार और गैलेक्सी का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो लाइट ईयर का मतलब से हम लोग स्टेलर डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रहों सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करता है, इसका एक उदाहरण है। एक फोर्स का वजह से सूर्य का चार पास प्लैनेट्स परिक्रमा करते रहता है, तो कौन सा फोर्स का वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का वजह से होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वजह से होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सोचो, अगर नॉर्मली एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ, एक सर्किल है, इसका एक केंद्र है, सेंटर पोर्शन है, तो जिस फोर्स का वजह से कोई भी एक वस्तु उसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है और ऑलवेज इसका सेंटर का तरफ आने का कोशिश करता है, मतलब इधर अंदर तरफ आने का कोशिश करता है। तो एक फोर्स होता है जिस फोर्स का वजह से वस्तु सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है और ऑलवेज जो सेंटर होता है, ये जो सर्किल का जो सेंटर होता है उसका सेंटर की तरफ आने का कोशिश करता है। तो इस फोर्स को बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूर्य का एक फोर्स होता है, सूर्य का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वजह से सन बीच में रहता है, और ये जो 4-5 जो ग्रह रहता है, प्लैनेट्स रहता है, तो प्लैनेट्स इसका 4 पास घूमते रहता है, और इस फोर्स का वजह सूर्य का सेंट्रीपिटल फोर्स का वजह से ग्रह सब 4 पास में घूमते रहता है और इसका सेंटर की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ एट्रैक्ट होता है, उसका अंदर तरफ आने का कोशिश करता है। तो जो मेन चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि सूर्य का सेंट्रीपिटल फोर्स का वजह से प्लैनेट्स उसका चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, और उसका जो सूर्य का जो केंद्र होता है या सूर्य की तरफ वो आने का कोशिश करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलवेज सेंटर की तरफ आने का कोशिश करता है। और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम फोर्स होता है। सोचिए एक नॉर्मल सर्किल है, इसका केंद्र है, तो जिस फोर्स की वजह से 4 पास घूमते रहता है और ऑलवेज वो बाहर जाने का, मतलब सेंटर से दूर जाने का कोशिश करता है। ओके, इस फोर्स को बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नॉर्मली जब हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं ना, तो क्लॉथ्स वगैरह डालते हैं, तो उसमें जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे तो वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो उसमें क्या होता है, वो ऑलवेज बाहर तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग कपड़ा डाल देते हैं उससे सर्कुलर मोशन में तो घूमते रहता है ना, आप लोग जानते हैं। तो इस फोर्स का वजह सर्कुलर मोशन में घूमता है और ये बाहर की तरफ जाने का कोशिश करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, सूर्य का 4 पास प्लैनेट्स घूमते रहता है और सूर्य का तरफ आने का कोशिश करता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा चीज़ मैं इरेज कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाइल कैचिंग ए बॉल ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट बिकॉज गेंद को पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी खुद को चोट होने से बचाने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। क्योंकि तो जब भी कोई भी एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को पकड़ते हैं तो उसका बाद वो हाथ, सोचो इधर बॉल को पकड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे तरफ, मतलब हाथ को नीचे तरफ लेके आते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को कम करने के लिए ये करते हैं। जब भी सोचो एक खिलाड़ी है, बॉल को मार दिए हैं, तो उसका जो मास है, सोचो एम है,
और उसका जो वेलोसिटी था, सोचो जो मेन वेलोसिटी यू जो था, यू सोचो 40 मीटर पर सेकेंड था, नॉर्मली बोल रहा हूँ। तो इसको मानने के बाद धीरे धीरे तो इसको तो मोमेंटम घटता रहेगा, टाइम जितना बढ़ेगा तो मोमेंटम तो धीरे धीरे जितना दूर जाएगा उतना तो घटते रहेगा ना। तो उसका बाद सोचो एम तो ऑलवेज मास तो ऑलवेज सेम रहेगा, उसका जो मोमेंटम है फाइनल जो वेलोसिटी है सोचो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका बाद जब हम लोग बॉल को पकड़ते हैं, मतलब जितना टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम जितना बढ़ेगा उसका मोमेंटम भी धीरे धीरे घटते रहेगा। इसीलिए बॉल को जब हम लोग कैच लेते तो उसका बाद भी हम लोग नीचे और थोड़ा सा डिस्टेंस तक हम लोग पीछे लेके आते हैं कि उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड जितना बढ़ेगा इसका मोमेंटम उतना ही घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी माइनस एम यू बटा टी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर तो एम मतलब क्या है 10 एम माइनस कितना आ रहा है 40 एम आ रहा है, मतलब मोमेंटम तो धीरे धीरे बहुत घट गया, नेगेटिव में जा रहा है। तो टाइम जितना बढ़ रहा है, सोचो इधर टाइम 10 सेकेंड होगा कि 11 सेकेंड होगा, तो जब भी हम लोग बॉल को इधर सोचो पकड़े हैं, इसका बाद इधर तरफ आए मतलब 2 सेकेंड टाइम और बढ़ गया है, तो इसका बाद तो मोमेंटम भी धीरे धीरे घटते जाएगा ना, तो माइनस में जा रहा है मतलब मोमेंटम घट रहा है। तो मोमेंटम को कम करने के लिए हम लोग बॉल को पकड़ते टाइम उसको जो हाथ होता है हाथ को थोड़ा नीचे तरफ लेके आते हैं। ठीक है, पूरा चीज़ को समझ में आ गया है शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डिक्रीज द मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है मास होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट। और कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट किसने आविष्कार किया था, इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने किया था। ओके, तो आप लोग को एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया, जब हम लोग कैच पकड़ते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हाथ को नीचे तरफ लेके आते, क्योंकि क्या होता है वो जो पहले जो मोमेंटम था, मोमेंटम अगर सोचो 40 एम तो था, उसका बाद जितना टाइम बढ़ रहा है, टाइम पीरियड जितना बढ़ेगा मोमेंटम धीरे धीरे घटते जाएगा। तो फाइनल जो मोमेंटम सोचो 10 एम हो गया, तो 10 एम तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 40, मतलब मोमेंटम जितना माइनस होते जा रहा है तो उसका तो जो चोट लगने का चांसेस है उसका तो धीरे धीरे घटेगा। तो टाइम पीरियड जितना बढ़ेगा मोमेंटम उतना ही घटेगा और उतना चोट लगने का चांस भी कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, रिकॉइलिंग ए गन आफ्टर फायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फायरिंग के बाद बंदूक को पीछे हटना इसका एक उदाहरण है। तो जब भी हम लोग बंदूक से फायर करते हैं तो बंदूक थोड़ा सा फायर करने के बाद पीछे हट जाता है, तो इसका न्यूटन का कौन सा लॉ का एग्जाम्पल होता है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब क्या है, एवरी एक्शन हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर हम लोग एक्शन ले रहे हैं तो उसका विरुद्ध समान और ऑपोजिट रिएक्शन भी काम करता है। इसीलिए जब हम लोग फायर करते हैं, सोचो इधर हम लोग फायर कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन भी होता है, इसलिए बंदूक थोड़ा सा पीछे हटता है। ओके, तो न्यूटन का थर्ड लॉ शायद सभी स्टूडेंट का याद रहता है, ये तो अगर हम नहीं समझाते फिर भी आप लोग का याद है। तो एक्चुअली अगर क्वेश्चन में पूछे जाएगा एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का कौन सा लॉ का अंदर आता है, न्यूटन का थर्ड लॉ का अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, रॉकेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन के ऊपर ये कार्य करता है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है इसका बारे में पूरा डिटेल्स मैं आप लोग का साथ शेयर कर दिया हूँ, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ और दूसरा बार मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इसका बाद मैं मैथ डिस्कस करूँगा, इसका बाद मैं जनरल अवेयरनेस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मैथ का पोर्शन मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा, साइंस थोड़ा सा समझना है, इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोग को एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, वर्क डन इज। वर्क डन क्या होता है, तो मैं आप लोग को पहले ही बोला था वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट सबसे शॉर्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो यूनिट होता है वर्क डन का यूनिट होता है जूल, या आप लोग बोल सकते हैं फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका दो यूनिट आप लोग बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, नहीं तो न्यूटन मीटर भी आप लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब क्या होता है, सोचिए कोई भी एक वस्तु है तो इसका अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं तो फोर्स देने के बाद अगर थोड़ा सा इसका जो पोजीशन है, पोजीशन में अगर चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क डन किए हैं। मतलब हम लोग कब बोलते हैं कि हम लोग कार्य किया है, वर्क किए हैं, जब हम लोग कोई भी सोचो वस्तु के ऊपर फोर्स दे रहे हैं, उसका बाद अगर थोड़ा सा पोजीशन में चेंज होता है तब हम लोग को पता लगता है कि नहीं हम लोग का कुछ काम हुआ है, हम लोगों का द्वारा कुछ काम हुआ है। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेस हम लोग इधर से फोर्स दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सोचो 5 मीटर इसका पोजीशन में चेंज हुआ है, अब फोर्स सोचो हम लोग 10 न्यूटन दिए हैं, तो उसका वर्क डन हम लोग कितना किया है, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 10 इंटू 5 मतलब क्या होता है 50 जूल हम लोग वर्क किए, तब हम लोग बता सकते हैं। लेकिन हम लोग इधर सिर्फ फोर्स ही दे रहे हैं, अगर ये जो बॉडी अगर मूव नहीं करेगा तब हम लोग कोई भी वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, वर्क का मतलब क्या, फोर्स दे दो उसका बाद उसका वो जो वस्तु या ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन में अगर चेंज होता है, डिस्टेंस में अगर चेंज होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि उसमें हम लोग कुछ कार्य किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, व्हिच इज ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फिनाइट चेंज इन मोमेंटम। संवेग में परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए किसी भी पिंड पर कार्य करने वाला एक बड़ा बॉल कौन सा होता है, या इस बड़ा बॉल को क्या कहते हैं, इस बड़ा बॉल को बोलते हैं इम्पल्स बोलता है। अगर बहुत लार्ज फोर्स अगर हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई भी वस्तु का पर हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें क्यों प्रयोग करते हैं, फिनाइट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए। तो मोमेंटम में परिवर्तन मतलब क्या होता है, जो एमयू होता है उसको एमवी में जो होगा उसका थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए। तो आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ, कोई भी एक वस्तु है, सोचो इसमें लार्ज फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्यों करते हैं, थोड़ा सा फिनाइट मतलब थोड़ा सा चेंजेस के लिए मोमेंटम में। ठीक है, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को इम्पल्स कहते हैं। आप लोग बोल सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू होते हैं चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं फोर्स इनटू टाइम। जो फोर्स हम लोग दे रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ओके, तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम एमयू, आप लोग बोल सकते हैं एम बी माइनस एम यू भी बोल सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं फोर्स इंटू टाइम। तो इसका 2 यूनिट होता है, एक यूनिट होता है फोर्स इंटू टाइम मतलब क्या, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट होता है आप लोग बोल सकते हैं सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड एक यूनिट होता है। और इधर जो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, आप लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम में चेंज मतलब क्या है, मोमेंटम का जो यूनिट है इसका भी सेम यूनिट है, इसलिए जो इम्पल्स का यूनिट होता है केजी डॉट मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों यूनिट इसका होता है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना जूल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ओके, और एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, किलोवाट आवर जो होता है KWH जो होता है किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। ओके, इस जिसको हम लोग 1 BOT बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, कैलकुलेट द वर्क डन इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी सो इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 45 डिग्री। तो हिंदी में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोग हिंदी में देख लेना, टाइप कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी एक वस्तु है जिसमें अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं, मतलब पुश या पुल जिसको बोलते हैं फोर्स, सोचो इधर से हम लोग फोर्स दे रहे हैं, हम लोग सोचो इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है, उसका जगह से 2 मीटर हो रहा है सोचो, और हम लोग कितना न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स दे रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हो उसका बीच में जो एंगल है 45 डिग्री है, तब हम लोग कितना कार्य करते हैं या किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग को मैं पहले से बता रहा हूँ। तो 2 पॉइंट आप लोग को मिल जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टू फोर्स 10। तो इसका साथ भी और एक होता है cos
थीटा होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा। तो कॉस 45 मतलब क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है। ओके, इसके बाद फोर्स का जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10, और डिस्प्लेसमेंट का जगह 2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद काटने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.414, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद 20/1.414 करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14.14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। जिस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स दे रहे हैं, ये तो वस्तु सा इधर से हम लोग पुल कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसका बीच में जो एंगल है वो भी होता है, तो कॉस थीटा होता है। कॉस 45 इधर हो जाएगा, उसका बाद वैल्यू पुट करने के बाद ही आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉट ओनली एनएफसी एनपीसीएल बार्क में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसीलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो सीरीज मैंने चालू किया हूँ प्रीलिमिनरी एग्जाम का, एक दिन देखना बहुत सारा क्लासेस हो जाएगा, आप लोगों को इस टाइप का एग्जाम क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज, कार्य करने का क्षमता को क्या कहता है। तो पहले मैं आप लोग को बताता रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क डन, रेट ऑफ मतलब क्या, वर्क डन बटा टाइम इजिकल क्या होता है, पावर होता है। और इधर बोला है कार्य करने का क्षमता को क्या बोलता है, एनर्जी बोलता है। ओके, जब हम लोग का कार्य करने का एक क्षमता है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, उसको बोलता है एनर्जी। एनर्जी है इसीलिए तो हम लोगों को क्षमता है ना, तो इसको एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी 2 टाइप का होता है, जनरली मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये होता है इसका स्थिर पोजीशन का वजह से या रेस्ट का वजह से जो या पोजीशन का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी एक वस्तु है उसका पोजीशन का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको बोलता है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होता है उसका मोशन का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आप देख सकते हैं, ये बॉडी ऑफ मास 20 किलो एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। बोला है एक बॉडी है तो उसका मास कितना बोला, 20 किलो बोल दिया, एम इजिकल टू बोला है 20 किलोग्राम, और उसका वेलोसिटी बोल दिया 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट जानता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम का वैल्यू 20 और भी स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 आपको देना पड़ेगा। इसका बाद जो भी कटने के बाद आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। एम मतलब होता है मास इन किलोग्राम में रहेगा, ग्रेविटी, इसका बाद हाइट या आप लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, तीनों चीज़ दिया रहेगा तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लगा के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और एक चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। ओके, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, दोनों का वैल्यू निकलने के बाद जूल आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है व्हाट विल हैपन टू जी व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसका अगर ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू घटेगा, उसका अगर नीचे आएंगे तभी जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन में आप लोग को फिर से पूछ सकता है व्हाट विल हैपन टू जी व्हेन वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी जी का वैल्यू घटेगा और नीचे आएंगे फिर भी उसका वैल्यू घटेगा। ओके, तो सरफेस में सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साइंस का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। इतना बड़ा वीडियो हो गया, अपलोड करने में मेरा भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि इस पेपर को मैं 2 भागों में बांट देते हूँ। तो उसमें मैं नेक्स्ट में आप लोगों का जो शाम को मैं वो मैथ का क्लास और जनरल अवेयरनेस का क्लास भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए डेली मैं एक एक पेपर को कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, आप लोगों का भी देखने प्रॉब्लम होगा कि इतना पूरा वीडियो देखने का भी मन नहीं करता। तो जो भी स्टूडेंट देखे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो साइंस में आप लोग को नहीं आता था वो भी आप लोग को समझ में आ गया है। तो इस टाइप का मैं क्लास जो भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए भलाई के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप लोग जस्ट सपोर्ट करते रहना, और आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का कच में कुछ और डिज़र्व नहीं करता हूं। तो आप लोग ऐसा चैनल को सपोर्ट करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा।